संदेश डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको परमाणु शासकों के बारे में बताया था और अपन ने परमाणु की उत्पत्ति के संबंध में भी चर्चा कर ली थी और मैंने आपको यह भी बता दिया था कि परमाणु वंश के संस्थापक आबू सिरोही में धूमराज माने जाते हैं, लेकिन परमाणु शासकों की विस्तृत वंशावली अपन को उत्पल राज से प्रारंभ होती है। फिर मैंने आपको धरणीवरा और धंधुक के बारे में बताया था और फिर मैंने आपको विक्रमदेव परमार के बारे में बताया था। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे की चर्चा करते हुए आज अपन धारावर्ष के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका शासनकाल लगभग 60 वर्ष का आता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो अपन आज उसी श्रृंखला में आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो आज अपन वापस किसको पढ़ेंगे? विक्रमदेव परमार को। विक्रमदेव परमार, क्योंकि इनके बारे में मैं आपको कुछ बातें लिखवाना मैंने नहीं लिखवाई थी। तो अपन पढ़ने वाले हैं विक्रमदेव परमार के बारे में। तो अगर अपन बात करें विक्रमदेव परमार के समकालीन अजमेर के जो शासक थे, अजमेर के शासक, तो अजमेर के शासक का नाम था अर्णोराज चौहान। अर्णोराज चौहान। इधर समकालीन अगर अपन विक्रमदेव के समकालीन मैंने जो विक्रमदेव परमार है जो आबू के शासक है उनके समकालीन अजमेर के शासक थे अर्णोराज चौहान। और अगर इसी समय अपन गुजरात के शासक की बात करें तो समकालीन गुजरात शासक तो गुजरात के जो शासक थे इनका नाम अपन को क्या मिलता है? कुमारपाल। इनका नाम अपन को मिलता है कुमारपाल। तो होता क्या है, आबू के निकट इन दोनों शासकों के मध्य में युद्ध होता है। आबू के निकट अर्णोराज चौहान और कुमारपाल इन दोनों शासकों के मध्य में युद्ध होता है और युद्ध का परिणाम क्या रहता है कि इस अर्णोराज चौहान को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है और ये कुमारपाल इस युद्ध में विजयी रहता है। लेकिन अपन को बात यह करनी है कि इस विक्रमदेव परमार के द्वारा इस युद्ध में किसका साथ दिया गया था, और साथ दिया गया था तो अपन को ऐसे कौन से ग्रंथ आते हैं जिनसे अपन को इस चीज की जानकारी होती है कि इस विक्रमदेव परमार के द्वारा किसका साथ दिया गया था। तो यह जो आबू के शासक थे विक्रमदेव परमार, इनके द्वारा जो अजमेर के शासक आते हैं अर्णोराज चौहान, इनका साथ दिया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछे आबू के निकट अजमेर के शासक अर्णोराज चौहान और गुजरात के शासक कुमारपाल के मध्य में जो युद्ध हुआ था उसमें आबू के शासक विक्रमदेव के द्वारा किसका साथ दिया गया था, तो आप बताओगे अर्णोराज चौहान का साथ दिया गया था। तो अपन को जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो आप जानकारी में बताओगे जानकारी, तो अपन को एक बुक आती है जिसका नाम है द्वयाश्रय महाकाव्य। द्वयाश्रय महाकाव्य। अगर इसके लेखक की बात करें तो लेखक का नाम मिलता है अपन को हेमचंद्र। लेखक का नाम मिलता है अपन को हेमचंद्र। और अगर अपन बात करें जानकारी की तो एक ग्रंथ और आता है जिसके अगर नाम की बात करें तो नाम मिलता है अपन को
कुमारपाल प्रबंध, और इस कुमारपाल प्रबंध के लेखक थे जिन मंडनों पाध्याय, जिन मंडनों पाध्याय, तो इनके द्वारा ये कुमारपाल प्रबंध लिखा गया था। और इस कुमारपाल प्रबंध नामक ग्रंथ से अपन को ये जानकारी प्राप्त होती है कि इन दोनों शासकों के मध्य में ये युद्ध हुआ था आबू के निकट, और इसमें विक्रमदेव परमार के द्वारा अर्णोराज चौहान का साथ दिया गया था। तो विक्रमदेव परमार आबू के निकट अजमेर के शासक अर्णोराज और गुजरात के शासक कुमारपाल के मध्य में युद्ध होता है। युद्ध का परिणाम ये रहता है कि अर्णोराज को हार का सामना करना पड़ता है और कुमारपाल इस युद्ध में विजयी रहते हैं। लेकिन इस विक्रमदेव परमार के द्वारा अर्णोराज चौहान का साथ दिया गया था। और इसके बारे में अपन को जानकारी जो द्व्याश्रय महाकाव्य के जो लेखक आते हैं हेमचंद्र, और कुमारपाल प्रबंध जिसके लेखक आते हैं जिन मंडनोपाध्याय, इन दोनों ग्रंथों से अपन को यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस विक्रमदेव परमार के द्वारा इस अर्णोराज चौहान का साथ दिया गया था। और अगर आपसे विक्रमदेव परमार की उपाधि के बारे में पूछे तो उपाधि में आप बताओगे महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर उपाधि क्या मिलती है अपन को? महामंडलेश्वर इनकी उपाधि मिलती है किसकी? विक्रमदेव परमार की। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन परमार शासकों में जो प्राकृतिक सम्राट आते हैं धारावर्ष, उन धारावर्ष के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो अगले जो आबू के परमार शासकों में जो शासक बनते हैं उनका नाम आता है धारावर्ष। और धारावर्ष के द्वारा लगभग 60 साल तक शासन किया गया था और अपने साम्राज्य को सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाया गया था। और इनका शासनकाल वास्तव में स्मरणीय माना जाता है आबू के परमार शासकों में। तो अगले जो शासक बनते हैं आबू के, उनका नाम है धारावर्ष। अगले जो शासक बनते हैं उनका नाम आता है धारावर्ष परमार। तो अपन धारावर्ष परमार के बारे में चर्चा करने से पहले अपन इनके विवाह की चर्चा करेंगे। तो धारावर्ष परमार के समकालीन अगर अपन नाडोल के शासक की बात करें तो नाडोल के शासक का नाम आता है कलहण। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि धारावर्ष परमार के समकालीन नाडोल का जो शासक आता है उसका नाम आता है कलहण। और कलहण के कितनी पुत्रियां थी? 2 पुत्रियां, क्योंकि किसी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। एक पुत्री का नाम था गीगा देवी और दूसरी पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी। तो धारावर्ष परमार के समकालीन नाडोल के शासक आते हैं कलहण, और कलहण के 2 पुत्रियां थी। एक का नाम था गीगा देवी और दूसरी का नाम था श्रृंगार देवी। तो धारावर्ष के द्वारा इन दोनों के साथ क्या किया गया था? विवाह किया गया था। अर्थात धारावर्ष की एक रानी थी गीगा देवी और धारावर्ष की जो दूसरी रानी थी उसका नाम था श्रृंगार देवी। विवाह अर्थात ये जो धारावर्ष था इसके द्वारा जो नाडोल का जो कलहण था इसकी दोनों पुत्रियों अर्थात गीगा देवी और श्रृंगार देवी के साथ में विवाह किया गया था। और किसी एग्जाम में ये पूछा गया था कि धारावर्ष की पटरानी का नाम क्या है या धारावर्ष की रानी का नाम क्या है? तो इस धारावर्ष की 2 रानियां थी मुख्य रूप से, एक का नाम गीगा देवी और दूसरी थी श्रृंगार देवी। तो आप इसको भी नोट आउट कर सकते हो। फिर मैंने आपको पट्टनारायण मंदिर के अभिलेख के बारे में बताया था।
तो जो पट्टनारायण मंदिर का जो अभिलेख है, उस अभिलेख के अंदर इस धारावर्ष के लिए एक बात लिखी हुई है, तो अपन उस बात की भी चर्चा करते हैं। तो पट्टनारायण मंदिर के अभिलेख में इस धारावर्ष के बारे में यह कहा गया है कि यह धारावर्ष एक तीर के प्रहार से तीन भैंसों में छिद्र कर सकता था, अर्थात तीन भैंसों को एक तीर के प्रहार से यह भेद देता था। तो यह बात भी आप लिख सकते हो, क्योंकि यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। पट्टनारायण मंदिर के अभिलेख में बताया गया है कि परमार शासक धारावर्ष पट्टनारायण मंदिर के अभिलेख में बताया गया है कि परमार शासक धारावर्ष एक तीर के प्रहार से तीन भैंसों में छिद्र कर देता था, अर्थात जैसे तीन भैंसे एक साथ खड़ी कर दें एक ही पंक्ति में, और एक तरफ से अगर अपन प्रहार करें, तीर धनुष बाण से अगर अपन प्रहार करें, तो वो जो बाण था वो एक भैंस में छिद्र करते हुए दूसरी भैंस में भी छिद्र कर सकता था और तीसरी में भी छिद्र कर देता था। ऐसा इस पट्टनारायण मंदिर के अभिलेख में इस धारावर्ष के लिए लिखा गया है। तो धारावर्ष के द्वारा जो कल्याण की पुत्री आती है गीगा देवी और श्रृंगार देवी, इसके साथ में विवाह किया जाता है, और पट्टनारायण मंदिर के अभिलेख में यह बताया गया है कि इस धारावर्ष के द्वारा एक तीर के प्रहार से तीन भैंसों में छिद्र कर दिया जाता था। अब आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन कायेंद्रा के प्रथम युद्ध और कायेंद्रा के द्वितीय युद्ध के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो ये थे परमार शासक धारावर्ष, जिनके बारे में जो पट्टनारायण का जो मंदिर का जो अभिलेख है उसमें भी बताया गया है। तो आगे अगर अपन कायेंद्रा के युद्ध की बात करें, कायेंद्रा का युद्ध यह कायेंद्रा का प्रथम युद्ध है। कायेंद्रा का प्रथम युद्ध और कब हुआ था? 1178 ईस्वी को। कायेंद्रा का जो पहला युद्ध था यह 1178 ईस्वी को हुआ था। और अगर इसमें अपन गुजरात के शासक की बात करें, गुजरात के शासक, तो गुजरात के शासक का नाम था मूलराज सेकंड। और इधर समकालीन अपन गजनी के शासक की बात करें, गजनी, और गजनी कहां पे पड़ता है? अफगानिस्तान में। तो गुजरात के समकालीन जो गजनी के शासक आते हैं इनका नाम था मोहम्मद गौरी। समकालीन अगर अपन जालोर के शासक की बात करें, जालोर के शासक की, तो जालोर के शासक का क्या नाम था?
कीर्तिपाल चौहान समकालीन जालौर के शासक कीर्तिपाल चौहान, और अगर अपन समकालीन नाडोल के शासक की बात करें, नाडोल, तो नाडोल के शासक का नाम था कलहण। कलहण। तो कायंद्रा का पहला युद्ध 1178 ईस्वी को किन दो शासकों के मध्य में हुआ था? तो एक तरफ गुजरात के शासक मूलराज और दूसरी तरफ गजनी अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गोरी, और दोनों के बीच में यह युद्ध रहा, अर्थात यह युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में जो धारावर्ष परमार थे, इस धारावर्ष परमार के द्वारा इस मूलराज का क्या दिया गया था? साथ दिया गया था। इधर बात करें अपन कीर्तिपाल चौहान की, जो जालौर के शासक थे, इनके द्वारा भी इस मूलराज सेकंड का साथ दिया गया था। और अगर अपन बात करें नाडोल के शासक कलहण की, जो इस धारावर्ष परमार के ससुर जी लगते थे, तो इस कलहण के द्वारा भी इस मूलराज सेकंड का साथ दिया गया था। और मूलराज सेकंड का इस समय ये जो मूलराज सेकंड थे, इन मूलराज सेकंड की संरक्षिका कौन बनी हुई थी इस समय? नयिका देवी, जो इनकी माता भी थी, ये इनकी संरक्षिका बनी हुई थी। और इस युद्ध में कायंद्रा का युद्ध, तो इस कायंद्रा के युद्ध में गुजरात के शासक मूलराज का साथ दिया नाडोल के शासक कलहण ने, जालौर के शासक कीर्तिपाल चौहान ने, और आबू सिरोही के राजा धारावर्ष परमार के द्वारा इस मूलराज सेकंड का साथ दिया गया। और इस कायंद्रा के युद्ध में जो मोहम्मद गोरी और मूलराज सेकंड के मध्य में हुआ था, इस युद्ध में ये जो मोहम्मद गोरी था गजनी अफगानिस्तान का, इसको अपनी चप्पलें हाथ में लेकर भागना पड़ा था। और इसको इतना बुरी तरह से इस कायंद्रा के पहले बैटल में पराजित किया गया था कि इस मोहम्मद गोरी ने दोबारा कभी गुजरात पर आक्रमण करने के बारे में सोचा भी नहीं था। तो इस कायंद्रा के युद्ध में इस मोहम्मद गोरी को अपनी चप्पलें हाथ में लेके अपने ये जो राजपूतानी के शासक थे, इनके द्वारा भगाया गया था। लेकिन इतिहास की विडंबना देखो आप, अपन को कायंद्रा के युद्ध के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि इतिहासकारों ने इस युद्ध को ज्यादा बताया ही नहीं है। क्योंकि अगर उनको उनके द्वारा इस युद्ध के बारे में या जो 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य के इतिहास के बारे में अगर उन्होंने अच्छे से लिखा होता, तो उनको यह भी बात लिखनी पड़ती कि किस प्रकार से अपने जो राजस्थान के हिंदू शासक थे वह एक दूसरे का साथ देते थे। लेकिन देखो आप क्या हुआ। तो कायंद्रा का पहला युद्ध हुआ 1178 ईस्वी को। एक तरफ गजनी अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गोरी, दूसरी तरफ गुजरात के शासक मूलराज सेकंड, और युद्ध में इनकी माता नयिका देवी जो नेतृत्व कर रही थी, और साथ में जो धारावर्ष परमार थे आबू के, उसके अलावा जालौर के कीर्तिपाल चौहान और नाडोल के शासक कलहण, जो इस धारावर्ष के क्या लगते थे ससुर जी, उनके द्वारा इस मूलराज युद्ध का साथ दिया गया। और कायंद्रा के पहले युद्ध में इस मोहम्मद गोरी को बुरी तरह डिफीट किया। तो यह था कायंद्रा का युद्ध। फिर मोहम्मद गोरी ने कभी गुजरात पर आक्रमण करने के बारे में सोचा भी नहीं। इस तरह या इसे इतनी बुरी तरह से हराया था। फिर ये राजस्थान के जो अजमेर के शासक आते हैं पृथ्वीराज थर्ड, तो उनके ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन वो तराइन के पहले बैटल में होता है। लेकिन इस कायंद्रा के युद्ध का परिणाम ये रहा कि इसको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। अब अपन कायंद्रा के सेकंड युद्ध के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो अब अपन कायंद्रा का जो सेकंड बैटल हुआ था, तो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस प्रकार धारावर्ष परमार के द्वारा जो गुजरात के शासक आते हैं मूलराज सेकंड, उनका साथ दिया गया था। आगे अगर बात करें अपन कायंद्रा का सेकंड युद्ध, और यह कायंद्रा का सेकंड युद्ध हुआ कब था? 1206 ईस्वी में
इस समय गुलाम वंश तथा दिल्ली सल्तनत को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इस समय यह युद्ध होता है। तो एक तरफ अगर अपन बात करें दिल्ली सल्तनत के शासक की, दिल्ली सल्तनत के शासक की, तो दिल्ली सल्तनत के शासक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जब मैंने आपको मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ाई थी तो उस समय आपको ये बताया था कि ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, लेकिन अभी उसका कोई मतलब नहीं है। काइंद्रा का युद्ध 1206 ईस्वी को दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, और समकालीन अगर अपन गुजरात के शासक की बात करें, गुजरात, तो गुजरात के शासक का नाम अपन को मिलता है भीमदेव सेकंड। भीमदेव द्वितीय। तो इन दोनों के मध्य में यह कायंद्रा का युद्ध सेकंड युद्ध होता है। और इस कायंद्रा के सेकंड युद्ध जो 1206 ईस्वी को हुआ था, इस युद्ध में धारावर्ष परमार के द्वारा इस भीमदेव सेकंड का साथ दिया जाता है। अर्थात जो भीमदेव सेकंड था इसका साथ इस कायंद्रा के युद्ध में भी किसके द्वारा दिया गया था? तो आप बताओगे धारावर्ष परमार के द्वारा कायंद्रा का जो सेकंड बैटल हुआ था, इस युद्ध में भीमदेव सेकंड का साथ दिया गया था। और इस युद्ध में अगर इस युद्ध के अगर अपन परिणाम की बात करें तो भीमदेव सेकंड को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है और यह कुतुबुद्दीन ऐबक इस युद्ध में विजयी रहता है। तो यह था कायंद्रा का सेकंड बैटल। अब अपन एक युद्ध और आता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के द्वारा इस गुजरात के शासक के ऊपर किया जाता है। तो अपन उस युद्ध की भी साथ ही में चर्चा कर लेते हैं। तो यह था कायंद्रा का सेकंड बैटल, दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो गुजरात का शासक आता है भीमदेव सेकंड, इसके ऊपर आक्रमण किया जाता है और आक्रमण में धारावर्ष के द्वारा भीमदेव सेकंड का साथ दिया जाता है और युद्ध में इस भीमदेव को हार का सामना करना पड़ता है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो जब गुजरात के शासक इस कायंद्रा के सेकंड युद्ध में डिफीट हो जाते हैं तो आगे क्या होता है कि ये जो धारावर्ष परमार थे, इस धारावर्ष परमार के द्वारा वैसे तो गुजरात के शासक का ही साथ दिया जाता है, लेकिन होता क्या है अगर अपन बात करें दिल्ली सल्तनत के शासक की, दिल्ली सल्तनत के शासक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात जो गुलाम वंश के जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश, तो इस इल्तुतमिश के द्वारा गुजरात के ऊपर आक्रमण किया जाता है। इस गुजरात के ऊपर आक्रमण किया जाता है तो एक छोटी सी जागीर पड़ती है धोलका। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि दिल्ली सल्तनत के जो शासक आते हैं इल्तुतमिश, तो इस इल्तुतमिश के द्वारा इस गुजरात के ऊपर अटैक किया जाता है। तो होता क्या है, इस इल्तुतमिश के द्वारा गुजरात के ऊपर आक्रमण किया गया और आक्रमण में होता क्या है, ये धोलका एक स्थान पड़ता है, एक छोटी सी जागीर है। तो धोलका के अगर शासक की बात करें तो शासक का नाम क्या मिलता है, वीर धवल। और वीर धवल के दो सेनापति आते हैं, एक का नाम वास्तुपाल और एक का नाम मिलता है अपन को तेजपाल। क्योंकि आपसे यह भी पूछा जाएगा कि वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा जैन मंदिरों का निर्माण कहां पे करवाया गया था, तो माउंट आबू सिरोही में। तो आपको यह भी याद होना चाहिए। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इल्तुतमिश के द्वारा गुजरात के ऊपर आक्रमण किया गया, धोलका के जो शासक थे वीर धवल,
इस वीर धवल के द्वारा इस धारावर्ष को एक संदेश भिजवाया गया। क्या संदेश भिजवाया गया? तो यार अपन राजपूताने के शासक जिंदा हैं अभी, तो अपने समय में क्या हो रहा है कि ये जो तुर्क आक्रमणकारी है, जो गुलाम आक्रमणकारी है, जो मुस्लिम आक्रमणकारी है, ये अपने होते हुए गुजरात के ऊपर आक्रमण करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस धोलका के शासक वीर धवल ने इस परमार शासक धारावर्ष के पास में संदेश भिजवाया कि अपन को सहायता करनी है गुजरात के शासक की। तो इस वीर धवल के कहने पर यह गुजरात के शासक की सहायता करने के लिए आया था, और वास्तुपाल और तेजपाल जो वीर धवल के सेनापति थे या इसके जो प्रधान सेनापति थे, इसके द्वारा माउंट आबू सिरोही में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो धारावर्ष परमार दिल्ली सल्तनत के जो इल्तुतमिश आते हैं उसके द्वारा गुजरात के ऊपर आक्रमण किया जाता है। धोलका के शासक थे वीर धवल, इनके बुलाने पर यह धारावर्ष गुजरात का साथ देने के लिए आया था और इसका साथ गुजरात के शासक का साथ इस धारावर्ष के द्वारा दिया गया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे के जो परमार शासक है उनमें प्रहलादन देव का नाम आता है, लेकिन उन प्रहलादन देव के बारे में अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो आज की इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आप लोग इसको नोट आउट कर सकते हो। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और आपका जो स्नेह है वह ऐसे ही प्रकट करते रहें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के इस सेशन को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।